प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी आधार के प्रश्न पत्र के ऊपर में विचार करेंगे। यानी कक्षा 12वीं में विषय है हिंदी आधार। इसका विषय कोड है 302। हम इसी हिंदी आधार के प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे कि इस सत्र में यानी 2021-22 सत्र के लिए किस तरह का प्रश्न पत्र सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने निर्धारित किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पूर्व जो परीक्षाएं होती रही हैं उनमें वर्ष में एक वार्षिक परीक्षा होती थी। वर्ष के अंतिम महीने यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास वार्षिक परीक्षा होती थी। एक प्रश्न पत्र दिया जाता था और वह 100 अंकों का होता था। वह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता था और उसी प्रश्न पत्र के ऊपर आपका परिणाम घोषित किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सत्र से सीबीएसई ने प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन किए हैं और वह परिवर्तन इस प्रकार है कि इस वर्ष यानी इस सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा के रूप में 2 परीक्षाएं होंगी। एक सत्र पहली परीक्षा यानी जिसे टर्म 1 कह सकते हैं और दूसरी परीक्षा है टर्म 2 यानी सत्र दूसरी परीक्षा। और इन दोनों जो परीक्षाएं होंगी, इन दोनों परीक्षाओं के अंक होंगे 40-40 यानी टर्म 1 में 40 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 10 अंक आंतरिक होंगे जो आपके विषय शिक्षक यानी हिंदी शिक्षक आपकी गतिविधियों, आपकी हिंदी क्षमता को ध्यान में रखकर अंक देंगे। उसी तरह टर्म 2 में भी 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 10 अंक विषय शिक्षक यानी आपके हिंदी शिक्षक के पास होंगे जो आपकी विषय आधारित क्षमता को देकर आपको अंक देंगे। तो इस तरह से लिखित 80 अंकों की परीक्षा होगी और 10-10 आंतरिक अंक होंगे यानी कुल 100 अंक होंगे। और इन दोनों जो टर्म हैं, टर्म 1 और टर्म 2, इन दोनों की लिखित परीक्षा और साथ में आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर आपका अंतिम परिणाम बनेगा यानी आप उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। पहले जिस तरह एक वार्षिक परीक्षा होती थी, अब 2 वार्षिक परीक्षा होगी, एक टर्म 1 और दूसरी परीक्षा होगी टर्म 2। जो टर्म 1 है वह 40 अंकों की तो होगी, लेकिन यह परीक्षा बहुविकल्पीय होगी, वस्तुपरक होगी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स की परीक्षा होगी और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे यानी प्रश्न रहेगा और उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको उत्तर के रूप में दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प को चुनना है। इस तरह से जो 40 अंकों की परीक्षा होगी वह बहुविकल्पीय होगी और वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स की होगी। आपको पता है कि आपकी 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है आरोह भाग 2, दूसरी पुस्तक है वितान भाग 2 और तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम जो व्याकरण से संबंधित है। तो इन्हीं 3 पुस्तकों पर आधारित यह परीक्षा होगी। ये जो पुस्तकें हैं इनमें जो भी पाठ हैं उन पाठ में से कुछ पाठ को निर्धारित किया है सीबीएसई ने और उसी निर्धारित पाठ के आधार पर आपकी जो टर्म 1 परीक्षा होगी। कौन सी विषय वस्तु है, कौन सा पाठ है और उन पाठ
के ऊपर कितने अंक निर्धारित हैं, इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हिंदी आधार पाठ्यक्रम 2021-22। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाकर हिंदी आधार की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में अभी हिंदी आधार टर्म 1 के प्रश्न पत्र के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, यानी किस तरह के प्रश्न पत्र होंगे, कितने अंक के प्रश्न पत्र होंगे और प्रश्न पत्र कितने खंड में विभाजित होंगे और प्रत्येक खंड के लिए कितने अंक निर्धारित होंगे, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं यह सीबीएसई के द्वारा प्रदत्त प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, यानी नमूना का प्रश्न पत्र है, और हम इस प्रश्न पत्र को समझते हैं। इस प्रश्न पत्र के आधार पर दिए हुए प्रश्नों को भी समझते हैं, प्रश्नों के लिए जो 4 विकल्प दिए हैं उन्हें भी समझते हैं और उनके उत्तर को भी समझते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो प्रश्न पत्र है इसे मैंने प्रश्न पत्र के रूप में तो बनाया ही है, दिखाया ही है, साथ में इसका उत्तर भी दिखा रहा हूं, यानी यह एक प्रकार से सॉल्यूशन प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यह जो प्रश्न पत्र है निर्धारित समय है 90 मिनट, अधिकतम अंक है 40 अंक। सामान्य निर्देश देखिए, सामान्य निर्देश को आपको भली भांति पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो सामान्य निर्देश क्या है, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड अ में 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मैं आपको बतला दूं कि जो खंड अ है यह अपठित बोध पर आधारित है। अपठित बोध खंड अ है, कुल अंक 15 हैं। इसमें अपठित गद्यांश 10 अंकों का है, यानी 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी 10 अंकों का अपठित गद्यांश होगा। 2 गद्यांश दिए जाएंगे आपको, उन 2 गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को करना होगा। इसी तरह अपठित पद्यांश है या काव्यांश है, इसमें 5 अंक निर्धारित है, यानी 5 अंकों का ही यह काव्यांश है। इसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 2 काव्यांश दिया जाएगा, आपको किसी एक काव्यांश को करना है। मैं आपको यह बतला दूं, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि ये जो 15 अंक है तो हम क्यों ना पूरे गद्यांश ही 15 अंक के कर दें, या 10 अंक के काव्यांश कर दें और 5 अंक के गद्यांश कर दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको यह जो अपठित गद्यांश दिया जाएगा, 10 अंक के 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक गद्यांश को ही करना है, किसी एक गद्यांश के 10 प्रश्नों को करना है। यह नहीं कि दोनों गद्यांश को आपने कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, या दोनों पद्यांश को कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक गद्यांश को करना होगा 10 अंकों का और एक पद्यांश को करना होगा 5 अंकों का। इस तरह से अपठित बोध के लिए 15 अंक निर्धारित हैं, यानी 10 अंक गद्यांश को के लिए जिसे आपको करना है और 5 अंक पद्यांश जिसे आपको करना है। इसी तरह खंड ब में 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये जो खंड ब है इसमें 6 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर करना है। और यह खंड ब अभिव्यक्ति और माध्यम जो व्याकरण से संबंधित, संचार से संबंधित पुस्तक है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 5 प्रश्नों का भी उत्तर करना होगा। खंड जो 100 है वह आपके आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 से आधारित प्रश्न हैं। इनमें 22 प्रश्न हैं, इनमें 22 प्रश्न हैं और इन 22 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यानी जो 10 प्रश्न हैं आपको करने हैं गद्य खंड से, क्षितिज जो गद्य खंड है और पद्य खंड है, और साथ में वितान जो अनुपूरक पुस्तक है। तो इन दोनों से मिला के, यानी आरोह गद्य और पद्य और साथ में वितान से कुल आपको 20 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जबकि 22 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना है और उनका पालन करना है। इस प्रश्न पत्र में वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। अंत में देखिए लिखा हुआ है, विकल्पों में से सबसे उचित का चयन सावधानी पूर्वक
करना है। यानी कुछ ऐसे विकल्प आपको मिलेंगे जो सही जान पड़ेंगे। यानी प्रश्न है एक है और उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं उत्तर के रूप में, तो आपको 2-3 विकल्प सही जान पड़ेंगे। पहला विकल्प भी सही जान पड़ेगा, दूसरा भी सही जान पड़ेगा और तीसरा भी सही जान पड़ता है। लेकिन उनमें से आपको किसी एक विकल्प को चुनना है जो सर्वोत्तम विकल्प है, जो सबसे सटीक है, उत्तर के सबसे नजदीक है, ऐसे ही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, तो अब हम खंड अ अपठित बोध को समझते हैं। जैसा मैंने आपको बतलाया कि इसके लिए 15 अंक निर्धारित है। सबसे पहला अपठित गद्यांश है, मैं इसे पढ़ रहा हूं, आप भी साथ में इसे समझते जाइए। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में जन आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। पिछले 2-3 दशकों से शहरी एवं शिक्षित मध्य वर्गीय लोगों के बीच इस मसले पर सचेत समझदारी विकसित हुई है। विकास के आधुनिक संस्करण में पारिस्थितिकीय संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ी कर दी है। विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकीय संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ी कर दी है। इसने कई जन आंदोलनों को जन्म दिया है। 70 का दशक सामाजिक आंदोलनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में इसे पैराडाइम शिफ्ट की तरह देखा जाता है। इसी दशक में महाआख्यानों के बरक्स छोटे मुद्दों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह महिला आंदोलन हो या फिर मानवाधिकार आंदोलन या फिर मध्य वर्ग के आंदोलन हो या शांति आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी समझी जाती है। यह आंदोलन सन 1973 में एक सुबह शुरू हुआ जब चमोली जिले के सुदूर पहाड़ी कस्बे गोपेश्वर में इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के लोग देवदार के 10 वृक्ष काटने के उद्देश्य से पहुंचे। आरंभ में ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि वे वृक्ष ना काटें, परंतु जब ठेकेदार नहीं माने तब ग्रामीणों ने चिन्हित वृक्षों का घेराव किया और उसे चिपक गए। पराजित ठेकेदारों को विवश होकर वापस जाना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद ठेकेदार पुनः वापस आए और उन्होंने फिर पेड़ काटने की कोशिश की। 50 वर्षीय गौरा देवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने इसका विरोध करते हुए जंगल जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उनका कहना था कि यह जंगल हमारा मायका है और हम पूरी ताकत से इसे बचाएंगे। इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति की सैनिक महिलाएं थीं, जिनका कार्यक्षेत्र घर के अंदर चौके और चूल्हे तक सीमित माना जाता है। भारत में जंगल को लेकर 2 तरह के दृष्टिकोण विद्यमान हैं। पहला है जीवनोत्पादक तथा दूसरा है जीवन विनाशक, जिसे दूसरे शब्दों में औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जीवनोत्पादक दृष्टिकोण जंगल के संसाधनों की निरंतरता तथा उनमें नवीन संभावनाओं को स्वीकार करता है, ताकि भोजन तथा जल संसाधनों का कभी ना खत्म होने वाला भंडार बना रहे। जीवन के विनाशक दृष्टिकोण कारखानों तथा बाजार से बंधा हुआ है, जो जंगल के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए करना चाहता है। आंदोलन के आरंभिक दिनों बाहरी ठेकेदारों को भगाने में स्थानीय ठेकेदारों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया, क्योंकि इनके व्यावसायिक हित भी बाधित हो रहे थे। परंतु उनके जाने के बाद एक सरकारी निकाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फिर वहां के स्थानीय ठेकेदारों को की सहायता से लकड़ी कटाई का कार्य शुरू किया। स्त्रियों ने यह देखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जंगल के दोहन के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। वन विभाग के कई अधिकारियों ने स्त्रियों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि जंगल लकड़ी का मुनाफा देते हैं, इसलिए उन्हें वे काट रहे हैं। जो लकड़ियां काटी जा रही हैं उनका जंगल के लिए कोई उपयोग नहीं है, वे जर्जर और ठूंठ हैं। महिलाओं ने उन्हें समझाया कि दरअसल यह जंगल के नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें पुराने तथा जर्जर हुए पेड़ नए पेड़ों के लिए जैविक खाद का कार्य करते हैं। जंगल के संबंध में महिलाओं की समझ ने चिपको आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो आप लोगों ने इस गद्यांश को भली भांति समझ लिया होगा। इसमें चिपको आंदोलन की उपयोगिता को दिखलाया गया है। चिपको आंदोलन यानी पेड़ों से चिपककर पेड़ों को काटने से बचाना। तो जिस तरह से महिलाएं पेड़ों के प्रति जागरूक हुई, पर्यावरण के प्रति जागरूक हुई और उन्होंने ठेकेदारों को समझाया कि वे पेड़ों को न काटें,
जो ठेकेदार नहीं माने, पेड़ों से चिपक कर उन्होंने उन पेड़ों को बचाया। तो इस तरह से यहाँ पर्यावरण संतुलन की बात की जा रही है, वृक्षों को कटने से बचाने की बात की जा रही है। तो यह इस गद्यांश का मूल भाव है, आप समझ गए। अब देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नजरिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है। ठीक है, जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नजरिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है। यानी ये जो जन आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन के प्रति जो शहरी मध्यम वर्ग है वह क्या नजरिया रखता है। तो 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है, यह वर्ग जन आंदोलन के प्रति उदासीन होता है। दूसरा है, यह वर्ग जन आंदोलन का विरोध करता है। तीसरा, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। चौथा है, जन आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग से असंबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, यानी तीसरा जो विकल्प है वो सही है। यानी ये जो मध्यम वर्ग है अब जागरूक होने लगा है, जन आंदोलन को भी समर्थन देने लगा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 70 के दशक के सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता है। 4 विकल्प दिया गया है। एक, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन। दूसरा, दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यानाकर्षण। तीसरा, सामाजिक आंदोलनों में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टता। और चौथा है, सामाजिक आंदोलनों का हिंसक रूप। तो इसका सही होगा दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यानाकर्षण। यह दूसरा विकल्प सही है। दुनिया भी इस आंदोलन के बारे में समझने लगी है, जानने लगी है, इनकी तरफ आकर्षित होने लगी है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण हैं। पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण हैं। 4 विकल्प। पहला, पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व। दूसरा, शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी। तीसरा, मृदा का अपरदन तथा कृषि के लिए भूमि का कम होना। और चौथा है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि। तो इसका तीसरा है, पारिस्थितिकीय संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व। यानी जो पहला विकल्प है वह सही है, क्योंकि पर्यावरण क्या है, जो पारिस्थितिक संतुलन और विकास की को प्राथमिकता जो दी जा रही है उसमें द्वंद्व हो रहा है कि किसे बचाया जाए, संतुलन, प्राकृतिक संतुलन को बचा दिया जाए कि भौतिक विकास किया जाए। इसमें जो द्वंद्व है यही है। तो ये सही उत्तर है। चौथा है, जंगल हमारा मायका है से गौरा देवी का क्या आशय था। पहला, गौरा देवी का पैतृक गांव, जंगल में होने से उन्हें जंगल से अटूट प्यार था। दूसरा, जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था। तीसरा, जंगल में देवी अरण्यानी का वास था तथा गौरा देवी उनकी भक्त थी। चौथा, जंगल हमें माँ की तरह जीवनावश्यक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देते हैं। तो ये चौथा जो है उसमें जो है वह दूसरा सही है, जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था, इसीलिए वह जो जंगल है वह इनका मायका है। क्योंकि जंगल के जो संसाधन हैं गांव वाले उन संसाधनों का दोहन करते हैं, उससे उनका जीविकोपार्जन चलता है। पांचवा, चिपको आंदोलन किस तरह का आंदोलन था। एक, महिलाओं द्वारा रास्ता रोककर शहरों तथा गांव की लकड़ी न ले जाने के लिए आंदोलन। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन। तीसरा, महिलाओं द्वारा रोजगार के लिए आंदोलन। चौथा, महिला अधिकारों के संरक्षण का आंदोलन। तो पांचवा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए यह स्थानीय आंदोलन था। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन किया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन। छठवां है, जंगल के वृक्षों को संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरह के दृष्टिकोण का प्रमाण है। एक है जीवनोत्पादक दृष्टिकोण, दूसरा औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, तीसरा औद्योगिक विकास का भौतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण, चौथा पर्यावरण संसाधन संरक्षण जीवनोत्पादक दृष्टिकोण। तो छठवां का सही उत्तर होगा औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण दूसरा सही उत्तर है, औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। सातवां है, चिपको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने जर्जर और फूट लकड़ियों के क्या लाभ बताए। एक, इनकी लकड़ी
इनकी जंगल के भूमि कटाव को रोकने में अहम भूमिका है। दूसरा, इनके कारण जैविक पारिस्थितिकी संतुलन कायम रहता है। तीसरा, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं। ये चौथा है, जंगल के छोटे जीवों को आवास प्रदान कर उन्हें सुरक्षा देती हैं। तो सातवां है, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं। ये जो वृक्ष हैं, ये जो ठूंठ और जर्जर वृक्ष हैं, ये जब ये समाप्त हो जाते हैं तो इनसे खाद बनता है, और ये जो खाद है वो नए वृक्षों के लिए उपयोगी हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं, तीसरा विकल्प। चौथा है, आठवां है, चिपको आंदोलन के दौरान स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था? पहला है, बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना था। दूसरा, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था। तीसरा, ग्रामीण महिलाओं को कामकाज के दूसरे अवसर प्रदान करना। चौथा, आंदोलन को अव्यवस्थित करना था। तो इसका सही उत्तर होगा, बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना था, क्योंकि जो बाहरी ठेकेदार वहाँ आ गए थे, है ना, और वे काट रहे थे, और जो स्थानीय ठेकेदार थे उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा था। वे इन पेड़ों को नहीं काट पा रहे थे, आर्थिक रूप से बाहरी ठेकेदारों से न्यून हो गए थे, पिछड़ गए थे। इसलिए चाहते थे कि बाहरी ठेकेदार यहाँ से भाग जाएं, जिससे उनको मौका मिले और वे इन पेड़ों को काट के आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। तो इस तरह से जो बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना इनका उद्देश्य था। यह सही उत्तर है, यानी पहला सही उत्तर है। इस तरह से आपको तर्क के आधार पर उत्तर को खोजना है। ये नहीं कि कोई भी प्रश्न का कोई भी उत्तर आप ऐसे ही लिख दें, ऐसा नहीं है। तर्क के आधार पर उसके उत्तर को देखना है। नौवां है, गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है? पहला, घर और बाहर दोनों में महिलाओं की स्थिति एक समान है। दूसरा, ग्रामीण महिलाएं यदि निश्चय कर लें तो जीत उनकी ही होती है। तीसरा, घर तथा खेती कार्य के कारण महिलाएं विकास कार्यों में भाग नहीं ले पाती हैं। चौथा, समझ शिक्षा के पूरे परिवेश और संस्कृति में ही निहित है। समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में भी निहित है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा समझ। ये जो चौथा उत्तर इसका सही है, समझ शिक्षा के परे, समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में निहित होती है। यानी ये जो समझ है, समझ शिक्षा के परे है। समझ जो है किसी भी चीज को समझना, वो व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ेगा तभी समझेगा, ऐसा नहीं है। ये जो ग्रामीण औरतें भी समझ जा रही हैं कि ये जो जर्जर और ठूंठ पेड़ हैं वे दूसरे पेड़ों के लिए खाद का काम करते हैं, लेकिन इसे पढ़े लिखे जो ठेकेदार थे, पढ़े लिखे जो जंगल के अधिकारी थे, वे नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन महिलाओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस तरह से जो समझ है वह शिक्षा के परे है, लेकिन संस्कृति में निहित है। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, लेखक का जीवनोत्पादक दृष्टिकोण से क्या आशय है? लेखक का जीवनोत्पादक दृष्टिकोण से क्या आशय है? पहला है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य। दूसरा, यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का रेखांकन। तीसरा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर उसे खपाने के लिए बाजार बनाना। चौथा, यह दृष्टिकोण व्यावसायिक उन्नति की ओर उन्मुख है। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य, यानी पहला जो है वह सही उत्तर है। तो इस तरह से पहला जो गद्यांश है इसके लिए 10 प्रश्न दिए गए और 10 के लिए प्रश्नों के लिए विकल्प भी दिए गए। तो आप इस पहले गद्यांश को आप कर सकते हैं, इस गद्यांश के 10 प्रश्नों को आप कर सकते हैं, या अथवा में दूसरा गद्यांश भी दिया हुआ है, इसमें भी उसी तरह 10 प्रश्न दिए गए हैं। हम इसे भी पढ़ते हैं। विकास का सवाल आज विमर्श के केंद्र में है। आधुनिकता के प्रतिफल के रूप में प्रकट हुई विकास की अवधारणा के बारे में लोगों का विश्वास था कि विकास की यह अद्भुत घटना आधुनिक मनुष्य को अभाव, समाज और प्रकृति की दास्ता एवं जीवन को विकृत करने वाली शक्तियों से मुक्ति दिला देगी। लेकिन आधुनिक विकास के जो स्वप्न देखे थे उसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। इसके फलस्वरूप लोगों का मन वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचने लगा है। इस क्रम में हमें बरबस कुमारप्पा के विचार याद आते हैं, जिन्होंने इस बात को मजबूती के साथ रखा है कि विकास की जो गांधीवादी अवधारणा है वही सार्थक एवं टिकाऊ है। जेसी कुमारप्पा का आर्थिक दर्शन व्यापक और मौलिक है। कुमारप्पा का आर्थिक चिंतन गांधीवादी अहिंसा पद्धति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, सृजनशीलता तथा दैनिक काम से उसके स्वस्थ संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। कुमारप्पा के अनुसार किसी के दैनिक कामों में ही उसके सभी आदर्श, सिद्धांत और धर्म प्रकट हो जाते हैं। यदि उचित रीति पर काम किया जाए तो वही काम मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का रूप बन जाता है।
कुमारप्पा बढ़ते हुए श्रम विभाजन के संदर्भ में वे लिखते हैं, चीजों के बनाने की पद्धति में केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण, चीजों के बनाने की पद्धति में केंद्रीकरण के अंतर्गत जो श्रम विभाजन होता है, जो कि स्टैंडर्ड माल तैयार करने के लिए आवश्यक है, उसमें व्यक्तिगत कारीगरी दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता। केंद्रित उद्योग में काम करने वाला उस बड़ी मशीन का एक पुर्जा भर बनकर रह जाता है, उसकी स्वतंत्रता और उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। कुमारप्पा के विचार आज के स्वयंचलित मशीन आधारित महाकाय उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के जीवन का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पर उन विचारों की सत्यता को सिद्ध करते हैं। आज इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था अपने दुर्गुणों से छुटकारा नहीं पा सकती। वह और भयावह तब बन जाती है जब वह आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के बजाय बाजार के लिए उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। बेतहाशा उत्पादन बाजार की तलाश करने के लिए विवश होता है तथा उसका अंत गला काट, परस्पर होड़ तथा युद्ध उपनिवेशवाद इत्यादि में होता है। कुमारप्पा उपरोक्त तथ्यों को भलीभांति परख चुके थे तथा स्थायी स्रोतों के दोहन पर ध्यान देने तथा उन्हें विकसित करने पर जोर देते रहे। कुमारप्पा विकास की जिस अवधारणा की बात करते हैं उसके केंद्र में प्रकृति एवं मनुष्य है। मनुष्य की सुप्त शक्तियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना ही सच्चे विकास का उद्देश्य है। तो यहाँ पर विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया गया कि सच्चा विकास क्या है। तो सच्चा विकास क्या है? जिसमें प्रकृति और मनुष्य की शक्तियों का विकास हो सके, वह सच्चा विकास है। केवल बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, औद्योगिकरण के द्वारा उत्पादन करना वो सच्चा विकास नहीं है, क्योंकि उससे मनुष्य बेरोजगार हो जाएगा, केवल मशीनें काम करने लगेंगी। तो केवल मशीनों के ऊपर आधारित विकास सच्चा विकास नहीं हो सकता। जहां मनुष्य का विकास हो, प्रकृति का विकास हो, वही सच्चा विकास है। तो इस तरह से यह गद्यांश है। आप इस गद्यांश के भाव को समझ लिया। अब देखिए, इसमें अब 11वां प्रश्न है। 10 प्रश्न पूछे गए पहले गद्यांश में। अब जो अथवा है उसमें 11वां से प्रश्न पूछा जाएगा। 11वें प्रश्न से लेकर 20वां प्रश्न यहाँ रहेगा। पहला प्रश्न है, अवतरण के अनुसार विकास किसका प्रतिफल है? एक है आनंदमयता, दूसरा वित्तीय प्रचुरता, तीसरा अर्वाचीनता, चौथा है शैक्षिकता। तो इसका सही उत्तर होगा अर्वाचीनता। अर्वाचीनता इसका सही उत्तर है। इसके बाद है 12वां, विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ? एक है मनुष्य के अभावों का विस्तार हुआ, दूसरा मनुष्य के अभावों का अंत हो गया, तीसरा मनुष्य की दासता से मुक्ति, चौथा सामाजिक समस्याओं का अंत। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य के अभावों का विस्तार। यानी जो विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन हो गए हैं, उससे मनुष्य के अभावों का विस्तार हो गया, यानी मनुष्य अभावग्रस्त हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, मशीन से सारे काम होने लगे। तो इस तरह से मनुष्य के अभावों का विस्तार हो गया, मनुष्य और अभावग्रस्त होता चला गया। 13वां प्रश्न है, विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ? एक कोविड महामारी फैलने के कारण, दूसरा पर्यावरण में आए बदलावों के कारण, तीसरा प्रत्याशित फल न मिलने के कारण, चौथा विश्व राजनीति में बदलाव के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्याशित फल न मिलने के कारण। जो प्रत्याशित जैसा फल चाहा गया वो फल न मिला, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद 14वां प्रश्न, अवतरण के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? एक जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दे, दूसरा जो विज्ञान की मदद से जीवन दीर्घायु कर सके, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, चौथा जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि हो। तो इसका सही उत्तर होगा जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो। जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, तीसरा विकल्प यही सही उत्तर है। यानी विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? जो सार्थक और दूरगामी परिणामों पर निर्भर हो। 15वां, अवतरण के अनुसार केंद्रीकृत श्रम प्रणाली से क्या होता है? एक है उत्पादों की गुणवत्ता में वांछनीय सुधार, दूसरा है व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास, और चौथा है प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा, चौथा प्रति व्यक्ति रोजगार अवसरों में कमी। तो 15वां होगा व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास। व्यक्तिगत सृजनात्मकता जो यानी दूसरा जो है व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास, यानी केंद्रीयकृत श्रम प्रणाली से क्या होता है? व्यक्तिगत जो सृजनात्मकता है वो उसका ह्रास हो जाता है। व्यक्ति सृजनात्मक नहीं रह पाता, वो कोई भी नया सृजन नहीं कर पाता। 16वां, कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? एक, यह जीवन यापन हेतु आवश्यकता पूर्ति के लिए होते हैं, दूसरा यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, तीसरा यह उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार होते हैं, चौथा यह सामाजिक बंधनों के दायरे में बंधे होते हैं। तो उत्तर होगा यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं।
इसके बाद 17वां है, कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते हैं? एक, तैयार वस्तुओं एवं उत्पादों का आयात। दूसरा, नए उद्यमों से औद्योगिक आत्मनिर्भरता। तीसरा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। चौथा, उद्योगों का वैश्वीकरण एवं निजीकरण। तो ये 17वां होगा, नए उद्यमों से औद्योगिक आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो वे किसके समर्थक हैं, किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो विचारधारा है नए उद्यमों से औद्योगिक आत्मनिर्भर, यानी जो नए उद्यम जो बने उससे औद्योगिक आत्मनिर्भरता आए। ठीक है, इसके बाद है 18वां, केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में क्या सत्य है? एक, कम समय में अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल का उत्पादन। दूसरा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन। तीसरा, आवश्यकता अनुसार उत्पादन। चौथा, कम निवेश में अधिक निर्गत। तो ये है 18वां जो है वो है आवश्यकता अनुसार उत्पादन। आवश्यकता अनुसार उत्पादन यह गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में असत्य क्या है? आवश्यकता अनुसार उत्पादन। तो इस प्रकार ये तीसरा सही है। 19वां, अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या परिणाम होता है? एक, नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव। दूसरा, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी वस्तुओं की उपलब्धि। तीसरा, विकासशील देशों में सस्ते श्रम आधारित उद्योगों का विकास। चौथा, विकासशील देशों में कर चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव। यानी जो नए बाजार हैं उन बाजारों पर अधिकार करने के लिए आपस में टकराव होने लगती है। सभी बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं, अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं। इसलिए पहला जो है ना वो सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है? एक, देशों की प्रति व्यक्ति आय के पूर्ण स्तर को बढ़ाना। दूसरा, जीवन स्तर के भौतिक मानकों में सुधार करना। तीसरा, मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास करना। चौथा, सभी मनुष्यों में आर्थिक समानता पैदा करना। तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास। मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास है तीसरा। यानी कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का क्या लक्ष्य है? तो वह मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास, यानी मनुष्य के अंदर जो संभावित क्षमता है वो क्षमता का विकास करना चाहिए, मनुष्य का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से यह तीसरा सही उत्तर है। तो इस तरह से ये गद्यांश दो दिए गए हैं, 10-10 एक गद्यांश के हैं। इस तरह से कुल 20 अंक हैं। आपको इस दो गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को ही करना है, दोनों गद्यांश को नहीं करना है। या कुछ पहले गद्यांश से कर लिए, कुछ दूसरे गद्यांश से कर लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या तो पहला गद्यांश के पूरे 10 प्रश्न करें या अथवा के दूसरे गद्यांश के पूरे 10 प्रश्नों को आप करें। अब देखिए यहाँ पे अब आ गया अपठित पद्यांश। यहाँ भी दो पद्यांश दिया गया है, 5-5 अंकों के ये पद्यांश हैं। आपको दोनों में से किसी एक को ही करना होगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। तो यहाँ सच्ची शांति के विषय में बताया गया है कि सच्ची शांति हम किसे कह सकते हैं, हम अपने अधिकार को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम किसी के प्रति अगर विश्वास जगाना चाहें, किसी के को अपने प्रति विश्वास जगाना चाहें, या किसी के प्रति अपने मन में विश्वास जगाना चाहें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विश्वास हम कैसे जगा सकते हैं, क्या ताकत के बल पर विश्वास जगाया जा सकता है, क्या ताकत के बल पर शांति लाई जा सकती है, क्या शांति और युद्ध में किसे हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इस कविता में इसी भाव को रखा गया है। तो इस कविता से संबंधित 5 प्रश्न हैं। 21वां प्रश्न, अब यहाँ 21वां से शुरू हो रहा है। 21वां प्रश्न है, सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है? सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है? एक, आनंद का अभाव। दूसरा, समता का अभाव। तीसरा, वास्तविकता का अभाव। और चौथा है प्रीति का अभाव। तो यहाँ पे दूसरा सही है, समता का अभाव। समता यानी सबको बराबरी का अभाव है। यहाँ सामाजिक जीवन में अशांति इसीलिए क्योंकि यहाँ ऊंच नीच अधिक है, यहाँ धनी गरीब का भाव अधिक है, कोई धनी है तो कोई गरीब है। यहाँ समता नहीं है, समानता नहीं है,
इसलिए समानता न होने के कारण ही सामाजिक जीवन में अशांति है। 22वां है, कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? एक है न्याय मिलता है, शांति नहीं। दूसरा विद्वेष विस्तार हो पाता है। तीसरा विवाहिक संबंधों के स्थान पर कृत्रिम भावों का प्रसार होता है। चौथा प्राकृतिक के बजाय कृत्रिम संसाधनों की बहुलता। तो सही उत्तर है विद्वेष विस्तार पाता है। इसका सही उत्तर है दूसरा, विद्वेष विस्तार पाता है, यानी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना बढ़ती है, मनमुटाव का भाव बढ़ता है। तो इस तरह से दूसरा सही है। 23वां, काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है? एक, समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए। दूसरा, कृत्रिम शांति और समान अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा, योग्यता के आधार पर ही जीवन संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। चौथा, कृत्रिम विज्ञान की सहायता से प्राकृतिक शांति स्थापित करनी चाहिए। तो 23वां का सही उत्तर होगा समता व न्याय का समाज में पोषण होना चाहिए। समता, पहला विकल्प है समता व न्याय का समाज में पोषण होना चाहिए, यानी सबको समानता का भाव मिले, सभी समान हो और साथ में सबको समान न्याय भी मिले, यानी सभी समान भाव से रहें और सभी को न्याय भी मिले। तो इस तरह से समता और न्याय का समाज में पोषण होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से पहला जो विकल्प है वो सही है। इसके बाद 24वां है, कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानता है? एक, न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित। दूसरा, कृत्रिम शांति और आर्थिक समानता पर आधारित। तीसरा, कृत्रिम शांति से वैश्विक संघर्षों के समाधान पर आधारित। चौथा है श्रद्धा, भक्ति, प्रणय व त्याग आधारित, है ना। तो ये 24वां प्रश्न है। तो 24वां प्रश्न का सही उत्तर होगा न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित, यानी देश में या समाज में शांति किस तरह से आएगी? जब वहाँ पे न्याय और आर्थिक समानता होगी। तो इसलिए शांति न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका पहला जो विकल्प है वो सही है। 25वां प्रश्न, देश समाज में शांति स्थापना का प्रथम न्याय तो क्यों बताया गया है? तो पहला है केवल न्याय और व्यवस्था द्वारा ही समाज में शांति संभव है। दूसरा, समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है। तीसरा, कृत्रिम न्याय भी न्याय को सुदृढ़ करता है। और चौथा है न्यायालय अन्याय के खिलाफ याचिका का प्रथम सोपान है। तो 25वां का सही उत्तर होगा समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है, यानी जब समानता हो तभी वहाँ न्याय सही माना जा सकता है। तो दूसरा ही इसका सही है, समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है। इसके बाद फिर अथवा है, अथवा में फिर एक काव्यांश है, फिर 5 प्रश्न दिए गए। इस काव्यांश को भी हम पढ़ते हैं। प्रभु ने तुमको करदान किए, प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका वह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या है उसके मन को, न रहो न निराश करो मन को। यहाँ जन होना चाहिए, फिर दुर्लभ क्या है उसके जन को न रहो निराश करो मन को। करके विधि बाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। यहाँ मनुष्य की क्षमता को बतलाया गया है कि जो मनुष्य है उसके अंदर असीमित क्षमता है, वह अगर चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य अलभ्य नहीं है, कोई भी कार्य अप्राप्त नहीं है। वह जिस कार्य को चाहे, जिस चीज को चाहे, अपने उद्यम के बल पर, परिश्रम के बल पर, अपनी तपस्या कर्म के बल पर उसे प्राप्त कर सकता है। अब इस काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। उचित विकल्पों का चयन करना है आपको। यही 26वां से शुरू हो रहा है। वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में किसका दोष है? एक, अकर्मण्य मनुष्यों का। दूसरा, समाज में व्याप्त असमानता का। तीसरा, निराश नर नारियों का। चौथा है निराशाजनक परिस्थितियों का। तो इसमें 26 का सही उत्तर होगा अकर्मण्य मनुष्यों का, यानी जो भी वांछित वस्तु यदि कोई प्राप्त नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वह अकर्मण्य मनुष्य है, वह कर्म नहीं कर रहा। और जब कर्म ही नहीं करेगा तो कोई चीज को कैसे प्राप्त करेगा? कर्म करेंगे, उद्यम करेंगे, तभी तो चीजों को प्राप्त कर सकेंगे।
वांछित वस्तुओं की प्राप्ति हो सकेगी, इसलिए इसका सही उत्तर है अकर्मण्य मनुष्यों का। इसके बाद है विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करता है? एक भाग्यवादी लोग, दूसरा विधिवक्ता लोग, तीसरा परिश्रमी लोग, चौथा भाग्यशाली लोग। तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवादी लोग। जो भाग्यवादी होता है ना, वह विधि वही ईश्वर को दोष देता है, वह अपने भाग्य का बखान करता है, अपने भाग्य पर दोष देता है, वह कर्म नहीं करता, केवल भाग्य के भरोसे रहता है। तो जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे हम कहते हैं भाग्यवादी। तो ऐसे भाग्यवादी लोग ही विधिवाद का खेद व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पहला। अब 28वां प्रश्न है, इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है? 28वां, इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है? एक, नर है अतः निराश न हो। दूसरा, आशा के साथ जगदीश्वर पर भरोसा रखें। तीसरा, लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करें। चौथा है, नियति निश्चित है अतः प्रतीक्षा करें। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा कि लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करें। आप लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, कर्म करें, उद्यम करें और उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लें। तो इस काव्यांश से हमें प्रेरणा मिलती है, लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करें। तीसरा विकल्प सही है। 29वां प्रश्न, इस काव्यांश से कवि के कौन से विचारों का परिचय मिलता है? एक, कवि अलभ्य धन अर्जित कर गौरव प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा, कवि बता रहे कि भगवान जी के लिए सभी जन एक समान है। तीसरा, कवि कर्मण्यवाधिकार रास्ते का मार्ग अपना कर्म करने को कह रहे हैं। चौथा, कवि कह रहे हैं कि निराशा त्याग कर नियति स्वीकार करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, कवि कर्मण्यवाधिकार रास्ते का मार्ग अपना कर्म करने को कह रहे हैं। यानी कृष्ण ने गीता में जिस तरह से कहा था कि कर्म करो फल की चिंता न करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो फल की चिंता मत करो। यहाँ कवि भी यही कह रहा है कि आप कर्म करें और फल की चिंता न करें, केवल कर्म करते हुए अपने कर्म मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, केवल कर्म करते रहें, उद्यम करते रहें। इस तरह इसका सही उत्तर होगा तीसरा। 30वां प्रश्न, कवि आस्तिक है, इसका पता कौन सी पंक्ति से चलता है? आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला। तो कवि आस्तिक है, इसका पता कौन सी पंक्ति से चलता है? एक है, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो निराश करो मन को। दूसरा, किस करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। तीसरा, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। चौथा, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। जगदीश्वर यानी जिसने इस संसार को बनाया, जो इस संसार का ईश्वर है। तो संसार के ईश्वर पर विश्वास करने के कारण कवि आस्तिक है। इसके बाद ये हो गया अपठित गद्यांश पद्यांश। इस अपठित गद्यांश पद्यांश से आपको 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी ये 15 अंक आपके लिए निर्धारित है। अब ये खंड ब आ गया। खंड ब क्या है? अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित इसमें प्रश्न है। इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को ही करना है। 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को ही आपको करना है, किसी एक प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। जो सबसे उचित विकल्प है, जैसा मैंने शुरू में ही बतलाया कि कुछ विकल्प आपको ऐसे लगेंगे कि ये दोनों तीनों ही विकल्प सही है, लेकिन आपको उनमें से सही विकल्प को चुनना है, जो सबसे सर्वाधिक उचित है उसे ही चुनना है। 31वां प्रश्न, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? एक, समाचार पत्र, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविजन और चौथा इंटरनेट। तो आप सबको पता ही है, इसका सही उत्तर है तीसरा, टेलीविजन। क्योंकि टेलीविजन में क्या होता है ना, दृश्यों का अधिक महत्व होता है, क्योंकि टेलीविजन में हम देख पाते हैं, टेलीविजन में दिखता है। समाचार पत्र में क्या दिखेगा, वो तो लिखित है। रेडियो में दिखता नहीं है, वो तो श्रव्य हम सुन पाते हैं। लेकिन जो टेलीविजन है उसमें हम देखते हैं। इंटरनेट भी क्या है, उसे भी हम देख नहीं सकते, है ना। तो जो टेलीविजन है वह दृश्य होता है, हम उसमें देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है 32वां, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तर के रूप में पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा 5, चौथा है 2। तो सही उत्तर होगा 3, पहला विकल्प सही है, यानी 3। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 भागों में बटे होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। 33वां है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो एक है रेडियो, दूसरा टेलीविजन, तीसरा समाचार पत्र, चौथा है इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा,
इंटरनेट। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? इंटरनेट है। आपको पता ही है इंटरनेट में जीबी, केबी, हाँ, इस हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। कभी महीने में 555, तो कभी 700, कभी 1000, कभी 1500, इस हिसाब से जीबी के हिसाब से नेट की कीमत निर्धारित होती है, उस हिसाब से नेट मिलता है। तो यहाँ जो इंटरनेट है वो सर्वाधिक खर्चीला होता है। 34वां है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? एक है फ्रीलांसर, दूसरा पूर्णकालिक, तीसरा अंशकालिक और चौथा है अल्पकालिक। इसका सही उत्तर होगा पूर्णकालिक। समाचार संगठनों में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी, जो नियमित हैं, जिनको हमेशा ही वेतनभोगी के रूप में रखा गया है, जो नियमित रूप से वहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दूसरा पूर्णकालिक। पूर्ण का मतलब होता है नियमित। फ्रीलांसर जो अपने हिसाब से काम करता है, कुछ समय के लिए काम करता है। अंशकालिक वो भी थोड़े से समय के लिए काम करता है। अल्पकालिक ये भी अल्प यानी थोड़े से समय के लिए काम करता है, कभी भी संगठन को छोड़ सकता है। लेकिन जो पूर्णकालिक होता है वो संगठन को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो नियमित वेतनभोगी पत्रकार होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा दूसरा पूर्णकालिक। 35वां है, इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? एक फीचर, दूसरा संपादक के नाम पत्र, तीसरा संपादकीय और चौथा स्तंभ लेखन। इसका सही उत्तर होगा संपादकीय। एडिटोरियल जिसे कहा जाता है, यानी उस समाचार जो पत्र होता है उसमें जो प्रथम भाग में संपादकीय, संपादक का जो वक्तव्य होता है, वही उसका उस समाचार पत्र की आवाज है। समाचार पत्र की आवाज संपादकीय है। संपादक जो कुछ वहाँ लिखता है वो समाचार पत्र के भाव को दर्शाता है, उसके महत्व को दर्शाता है, उसके उद्देश्य को दर्शाता है। इसलिए संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज है। 36वां, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? एक है काव्यात्मक, दूसरा कथात्मक, तीसरा वक्त्यात्मक, यहाँ होगा वक्तव्यात्मक, और चौथा है रूपात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा कथात्मक। जो फीचर लेखन शैली है वो कथात्मक है, क्योंकि वहाँ पे फीचर है ना, तो वहाँ पे कथात्मक रूप से फीचर शैली, फीचर लेखन किया जाता है। तो फीचर लेखन की जो शैली है वो कथात्मक होती है। इसके बाद अब खंड 100 आ गया। ये जो खंड 100 है वो पाठ्य पुस्तक व अनुपूरक पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। तो आरोह और वितान से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न हैं। एक है आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में गद्य है और पद्य है। तो गद्य जो पाठ है उसमें से किसी भी गद्य पाठ से एक गद्यांश लिया जाएगा और उस गद्यांश से आधारित प्रश्न होंगे। इसी तरह किसी भी पद्य पाठ से, यानी किसी भी कविता पाठ से कोई भी एक पद्यांश ले लिया जाएगा, उस पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे और आपको उस पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसी तरह गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद गद्य और पद्य दोनों से मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ अब हम पद्यांश को समझते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में जो पद्य खंड है, यानी काव्य खंड, उसमें जो निर्धारित कविताएं हैं, जो टर्म 1 के लिए निर्धारित हैं, उन्हीं काव्य पाठ से, किसी भी काव्य पाठ से एक काव्यांश यहाँ पे आ जाएगा, जिसे आपको पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इसी तरह एक काव्यांश दिया गया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़िलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। सचमुच सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलूं में उसी में नहालूं में, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पे एक काव्यांश आया है पठित काव्य खंड से। इस काव्यांश के ऊपर आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उत्तर के रूप में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। देखिए, पहला प्रश्न है 37वां प्रश्न, यानी पहला यानी इस काव्यखंड का पहला, लेकिन शुरू से जो हम प्रश्न करते आ रहे हैं और उसका जो नंबरिंग करते आ रहे हैं उसमें ये 37वां नंबर का प्रश्न है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। पंक्ति का आशय क्या है, इस पंक्ति का क्या आशय है? कवि के मन में आप्लावनकारी प्यार है। दूसरा, कवि रिश्ते की नींव की सिंचाई कर रहे हैं। तीसरा, कवि संदेश दे रहे हैं, रिश्ते नातों की देखभाल करनी पड़ती है। चौथा, रिश्ते नातों की परिभाषा बहुत कठिन तर है। इसका सही उत्तर होगा कवि के मन में आप्लावनकारी प्यार है, यानी कवि अत्यधिक प्रेम कर रहा है। इसके बाद 38वां है, कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है। अपरिभाषित मतलब जिसे परिभाषित न किया जा सके। पहला है आंतरिक रूप से, दूसरा बाहरी रूप से, तीसरा आंतरिक तथा बाहरी रूप से, चौथा दिल दिमाग दोनों की गहराइयों से। तो 38वां का सही उत्तर होगा आंतरिक तथा बाहरी रूप से। आंतरिक तथा बाहरी रूप से, यानी जो कवि है वह जिस अपरिभाषित सत्ता से प्रभावित है तो आंतरिक तथा बाहरी रूप दोनों से ही प्रभावित है। आंतरिक रूप से भी प्रभावित है और बाहरी रूप से भी प्रभावित है। उसके बाद है अगला प्रश्न, कवि अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित हैं उसे भूलना क्यों चाहते हैं। पहला विकल्प है कवि कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं। दूसरा, कवि अबोध प्रेयसी से प्रेम करने की भूल का दंड चाहते हैं। तीसरा, कवि प्यार की निष्फलता से परिचित हो गए हैं इसलिए उसे भूलना चाहते हैं। चार, कवि बाद में विरहाग्नि से बचने के लिए उसे अभी भूलना चाहते हैं। इसका सही उत्तर होगा कवि कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं। जो कवि है ना वो कल्पना से निकल कर यथार्थ में आ जाना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया कि कल्पना में रहकर भी यथार्थ को नहीं जान पाएंगे, सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, इसलिए जो वास्तविकता है उसी वास्तविकता में वो आ जाना चाहते हैं। 40वां प्रश्न, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया। इसके प्रयोग से पंक्ति में क्या बढ़ जाता है। एक, विशेषण विशेष का संबंध स्थापित होगा। दूसरा, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। तीसरा, अंधकार में रहना संभव हो सकेगा। चौथा, कवि को दंड मिल सकेगा। तो 40वां इसका सही उत्तर होगा अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। जो अंधेरा है उसका घनत्व बढ़ जाएगा, यानी अंधेरा और अधिक अंधेरा होता जाएगा। अंधेरे की कालिमा और अधिक बढ़ती जाएगी तो अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। दूसरा जो विकल्प है वो सही उत्तर है। 41वां, परिवेष्टित आच्छादित होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है। पहला, आच्छादित होने के बावजूद प्रभात किरणें बीच बीच में आ रही हैं। दूसरा, कवि जिससे प्रभावित है वह दीप्तिमान है। तीसरा, दक्षिण ध्रुव में हिम आच्छादन के बावजूद 6 मास उजाला होता है। चौथा है, कवि को परावर्तित प्रकाश के कारण उजाले का भ्रम हो रहा है। तो 41वां का सही उत्तर है कवि जिससे प्रभावित है वो दीप्तिमान है, यानी कवि जिससे प्रभावित हो गया है वह दीप्तिमान है, उसमें प्रकाश है। तो 41वां का सही उत्तर होगा दूसरा। तो इस तरह से यहाँ 41वां यानी 6 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको तो इस तरह से आपको ये इन प्रश्नों को करना है। आपको इस तरह से यहाँ पे जो प्रश्न दिया है 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को आपको करना है। इसके बाद फिर निम्नलिखित गद्यांश को, अब यहाँ फिर गद्यांश आ गया। पहले एक पद्यांश आया यानी पठित पद्यांश, आरोह भाग 2 में जो संकलित पद्य खंड है उसमें से एक पद्यांश आया। उसी तरह उसमें जो गद्य पाठ है, गद्य पाठ में से किसी भी एक पाठ से एक गद्यांश आएगा। तो यहाँ एक गद्यांश आ गया है, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी से गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर लाए पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला,
फिर जीजी बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो यह गद्यांश है, इस गद्यांश से आधारित प्रश्न है। अब यहाँ 42वें प्रश्न है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 42वां प्रश्न। लेखक ने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया, क्यों कर दिया होगा। तो ऑप्शन है, एक पानी बर्बाद नहीं करने के कारण, दूसरा मेढक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण, तीसरा पानी फेंकने को बर्बादी मानने के कारण, चौथा लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण, क्योंकि लेखक को लोक मान्यता पर विश्वास नहीं था। वो नहीं ये मानते थे कि भाई पानी बच्चों पर फेंकने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और पानी देंगे, यानी वर्षा शुरू हो जाएगी। इस चीज को नहीं मानते थे, इसे वे अंधविश्वास मानते थे। तो इस तरह से लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण उन्होंने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। तो ये इसका सही उत्तर होगा चौथा। ठीक है, इसके बाद 43वां प्रश्न है। अपने डगमगाते पांव पर भी जीजी बाल्टी भर कर पानी क्यों फेंक रही थी। एक, क्योंकि लेखक पानी फेंकने से इनकार कर दिया था। दूसरा, पानी फेंकना आवश्यक मानने के कारण। तीसरा, लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण। चौथा, अंधविश्वास में विश्वास के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण। लेखक लोक मान्यताओं पर विश्वास नहीं रख रहा था, इसलिए उसने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। लेकिन जीजी लोक मान्यता पर विश्वास करती थी, तो लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण जीजी ने पानी भरा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा तीसरा। 44वां प्रश्न। लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था। एक, जीजी द्वारा पानी फेंकने के कारण। दूसरा, लेखक की बात नहीं मानने के कारण। तीसरा, लेखक और जीजी में वैचारिक अंतर होने के कारण। चौथा, जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण, यानी लेखक को लगता था कि जीजी अंधविश्वासी है। हाँ, ये जो विश्वास कर रही हैं वो अंधविश्वास है, यह तर्क पर आधारित नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है, इसीलिए वे जीजी पर नाराज हो रहे थे। 45वां। जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा क्यों नहीं रह सकी। एक, लेखक की बात समझ जाने से। दूसरा, लेखक को समझाना चाहती थी। तीसरा, लेखक से प्रेम करने के कारण। चौथा, लेखक की नासमझी के कारण। चौथा, लेखक की नासमझी के कारण। इसका सही उत्तर होगा लेखक से प्रेम के कारण। अब सीधी सी बात है कि जो हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अधिक देर तक हम गुस्सा नहीं रख सकते, हम उसके पास जाएंगे ही, उसे समझाएंगे, उसी की बात मानेंगे ही। तो यहाँ जीजी भी लेखक से अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वे उससे अधिक देर तक गुस्सा नहीं रह सकी, वे आखिर लेखक के पास गई। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, लेखक से प्रेम करने के कारण। लेखक से प्रेम करने के कारण। 46वां है। पानी का अर्घ्य चढ़ाने से आप क्या समझते हैं। एक, पानी का दान देना। दूसरा, पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना। तीसरा, पानी का प्रसाद चढ़ाना। चौथा, पानी का महत्व बताना। तो इसका सही उत्तर होगा पानी का दान देना। पहला विकल्प सही है, पानी का दान देना, पानी का अर्घ्य, अर्घ्य मतलब दान देना। तो इस तरह से गद्यांश पर आधारित ये प्रश्न है। आपने इन प्रश्नों को भी देखा, पढ़ा, समझा और उत्तर को भी आपने समझ लिया। अब देखिए, अब ये जो पाठ्य पुस्तक है, इन पाठ्य पुस्तकों, चाहे वो गद्य खंड हो चाहे वो पद्य खंड हो, आपका ये जो आपकी जो ये पुस्तक है आरोह भाग 2, इसमें गद्य और पद्य 2 खंड है। अब इन दोनों खंडों पर आधारित यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है और आपको ये 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। 47वां है। बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है। एक, सब कुछ खरीदने के लालच के कारण। दूसरा, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण। तीसरा, बाजार के गिरफ्त में आने के कारण। और चौथा है अतृप्त रहने के कारण। इसका सही उत्तर है मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण। मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण बाजार को शैतान का जाल कहा गया है, क्योंकि बाजार क्या है, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेता है और मनुष्य न चाहते हुए भी बाजार के जाल में फंस जाता है और खरीदारी करता चला जाता है। इसके बाद है 48वां। किन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है। एक, गीत कविता के आधार पर लिखिए। तो पहला है उत्साह के अभाव में, दूसरा प्रेरणा के अभाव में, तीसरा लक्ष्य के अभाव में, चौथा शक्ति के अभाव में। तो सही उत्तर होगा प्रेरणा के अभाव में। प्रेरणा के अभाव में क्या होता है,
मन शिथिल हो जाता है। 49वां है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप को सामने रखा है? तो वह है पहला संवेदनशील, दूसरा मानवीय, तीसरा असंवेदनशील, चौथा है अमानवीय। तो उसका सही उत्तर होगा असंवेदनशील। जो असंवेदनशील है इस भाव को सामने रखा है, क्योंकि अपाहिज को देखकर भी मन में संवेदना नहीं जग पाती। तो यहाँ असंवेदनशील भाव को यहाँ रखा गया, तो सही उत्तर होगा तीसरा। 50वां है, कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती? एक है सीमित संभावनाओं के कारण, दूसरा सीमित शक्ति के कारण, तीसरा कल्पना शक्ति के अभाव के कारण, चौथा अपनी सीमित सीमाओं के कारण। इसका सही उत्तर होगा अपनी सीमित सीमाओं के कारण, क्योंकि जो चिड़िया है उसकी उड़ान की सीमित सीमा है, इसके कारण। 91वां है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? यह गद्य खंड से है। एक है पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, दूसरा वे सही न्याय नहीं कर पाती, तीसरा वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं, चौथा वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। जो भक्तिन पाठ से है, ये जो गद्य खंड के अंतर्गत है। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा पहला पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। इसके बाद 52वां है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं? 4 विकल्प। पहला है दर्शकों के सामने अधिक से अधिक सही तथ्यों का उचित विश्लेषण करने से, दूसरा अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाकर उसकी टीआरपी बढ़ाने से, तीसरा दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से, चौथा ऐसे तथ्यों को उजागर करने से जो जनता से छिपाए गए हैं या जिनसे वो अनजान हैं। इसका सही उत्तर होगा दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हालत में उत्तेजित करने से, यानी जो दर्शक हैं उनकी भावनाओं को इतना उत्तेजित कर दिया जाए कि दर्शक उस दृश्य को देखने के लिए लालायित हो जाए। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा कि दर्शकों की भावनाओं को अधिक से अधिक दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से, किसी भी हाल में उत्तेजित करने से, ये तीसरा सही विकल्प है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया आपका अनुपूरक पाठ्य पुस्तक जो वितान भाग 2 है। इससे भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। 53वां है, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है? कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है? पहला, लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, दूसरा, लेखक को मृत्यु का कारण पता है, तीसरा, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, चौथा, लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका सही उत्तर होगा लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। और जब लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है तभी तो जो हुआ होगा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। तो तीसरा सही विकल्प है। 54वां, किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक, यशोधर बाबू की पत्नी किशन दा से नाराज थी, दूसरा, यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था, तीसरा, यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे, चौथा, यशोधर बाबू के प्रस्ताव को किशन दा ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। सीधी सी बात है कि किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। अगर वो सहायता करते तो परिवार नाराज हो जाता। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे, तीसरा। इसके बाद है 55वां प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? एक, अकेलापन डरावना है, दूसरा, अकेलापन उपयोगी है, तीसरा, अकेलापन अनावश्यक है, चौथा, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा अकेलापन उपयोगी है। अकेलापन जो है वो उपयोगी है, क्योंकि व्यक्ति अकेला होता है तो बहुत सारी बातें उसके दिमाग में आती है और कुछ करने की प्रेरणा उसके अंदर जन्मती है, कुछ करने का मन होता है, तो इसलिए अकेलापन भी कभी उपयोगी हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, अकेलापन उपयोगी है।
इसके बाद जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था, क्योंकि एक लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था, दूसरा दत्ता जी राव जानते थे कि खेती बाड़ी से लाभ नहीं है, तीसरा लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था, चौथा लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। तो इसका सही उत्तर होगा दत्ता जी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। दत्ता जी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है, दूसरा इसका सही उत्तर है। 57वां कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का कारण क्या था? एक, किसनदा उन्हें भड़काते थे, दूसरा, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, तीसरा, पीढ़ी के अंतराल के कारण, चौथा, वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो इसका सही उत्तर होगा वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वे परिवर्तित नहीं हो पाए, इसलिए वे समय के हिसाब से नहीं ढल सके, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं किया। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प। 58वां जो आखिरी प्रश्न है या जो प्रश्न पत्र है, इसमें 58 प्रश्न है। तो जो 58वां प्रश्न है वह है, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है? एक, अज्ञान पूर्णता, दूसरा, हठधर्मिता, तीसरा, कुटिलता और चौथा है संघर्षमयता। इसका सही उत्तर होगा संघर्षमयता। जूझ का अर्थ ही होता है संघर्ष, जूझ मतलब संघर्ष। तो इस प्रकार से जो जूझ कहानी है से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है तो है संघर्षमयता। तो इस तरह से बच्चों आपने इस प्रश्न पत्र को देख लिया। इस प्रश्न पत्र में कुल 58 प्रश्न हैं, लेकिन आपको 40 प्रश्न करने हैं, और 40 प्रश्न भी किसी एक खंड से नहीं करने हैं, बल्कि जो सामान्य निर्देश दिया हुआ है उस सामान्य निर्देश के अनुसार ही आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 12वीं विषय हिंदी आधार के इस प्रश्न पत्र को भली भांति समझ गए होंगे। यदि इस पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं इस पाठ से संबंधित कुछ वीडियो इस चैनल में डालूंगा, और आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो उस संबंधित पाठ को भली भांति समझ जाएंगे, और इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।